दोस्तों, झांसी के एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई और इस घटना ने दिल्ली के विवेक विहार में हुए अस्पताल अग्निकांड की याद दिला दी। दोस्तों, जिसमें 7 नवजात शिशु की मौत हो गई थी। पीड़ित माता पिता का कहना है कि प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए अस्पतालों में सुरक्षा के उपायों की प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन अस्पताल और शिक्षा के मामले में हर जगह सरकार की लापरवाही रहती है, जिससे आए दिन गरीब के ही बच्चे और गरीब की ही क्षति होती रहती है। दोस्तों, और उस पर सरकार खास करके कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। दोस्तों, अगर ठोस कदम उठाती भी तो बाद में उसमें लापरवाही होने लगती है, जिससे हरदम कोई न कोई घटना होती रहती है। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, अस्पताल हो या चिकित्सालय तथा औषधालय मानव सभ्यता के आदिकाल से ही बनते चले आए हैं। दोस्तों, वेद और पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान ने प्रथम चिकित्सक के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, 5000 वर्ष या इससे भी प्राचीन इतिहास में चिकित्सालयों के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, जिनमें चिकित्सक तथा शल्य कोविड सर्जन का काम करते थे। ये चिकित्सक तथा सर्जन रोगियों को रोग मुक्त करने और उनके अतिनाशन तथा मानवता की ज्ञान वृद्धि के भाव से प्रेरित होकर स्वयं सेवक की भांति अपने कर्म में प्रवृत्त रहते थे। दोस्तों, ज्यों ज्यों सभ्यता तथा जनसंख्या बढ़ती गई, त्यों त्यों सुसज्जित चिकित्सालयों तथा सुसंगठित चिकित्सा विभाग की आवश्यकता भी प्रतीत होने लगी। दोस्तों, अतएव ऐसे चिकित्सालय सरकार तथा सेवा भाव से प्रेरित जन समुदाय की ओर से खोले जाने का प्रमाण इतिहास में मिलता है। दोस्तों, हमारे देश में दूर दूर के गांवों में भी कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति होता था, चाहे वह अशिक्षित क्यों न हो, लेकिन उनके पेटकल का अनुभव बहुत ही जबरदस्त रहता था। दोस्तों, जो रोगियों को दवा देते थे और उनकी चिकित्सा भी करते थे। दोस्तों, इसके पश्चात आधुनिक समय में तहसील तथा जिलों में अस्पताल बने, जहां अतरंग इंडोर और बाहरी आउटडोर विभागों का प्रबंध किया गया था। दोस्तों, आजकल बड़े बड़े नगरों में अस्पताल बनाए गए हैं, जिनमें भिन्न भिन्न चिकित्सक विभाग के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, प्रत्येक आयुर्विज्ञान मेडिकल शिक्षण संस्था के साथ साथ बड़े बड़े अस्पताल संबंध हैं और प्रत्येक विभाग एक विशेषज्ञ के अधीन है। दोस्तों, आज तो कॉलेज में उस विषय का शिक्षक भी होता है। आजकल यह प्रयत्न किया जा रहा है कि गांव में भी प्रत्येक 5 मील के क्षेत्र में चिकित्सा का एक केंद्र अवश्य हो। दोस्तों, अस्पताल की भूमिका और कार्य क्या है? तो दोस्तों, अगर सही तरीके से कार्य किया जा रहा है तो इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? दोस्तों, अस्पताल एक संस्था जो निदान के लिए बनाई गई है। वहाँ बहुत सारे स्टाफ हैं और सुसज्जित भी हैं। दोस्तों, बीमारी के इलाज के लिए बीमार और घायल लोगों के लिए चिकित्सक और शल्य चिकित्सा दोनों के लिए, और इस प्रक्रिया के दोनों दौरान उनके आवास के लिए आधुनिक अस्पताल अक्सर जांच और शिक्षण के लिए एक केंद्र के रूप में भी काम करता है। दोस्तों, वहीं अगर पुरानी बात की जाए तो भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। दोस्तों, इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे। दोस्तों, भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइनेट MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें विभिन्नता मिलती है। दोस्तों, फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2259 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने
3,787 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। दोस्तों वहीं पर अन्य अनुमान बताते हैं कि 8,000 लोगों की तो मौत 2 सप्ताह के अंदर ही हो गई थी और लगभग अन्य 8,000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मरे थे। दोस्तों 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 5,58,125 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी और 3,900 तो बुरी तरह से प्रभावित हुए थे एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार भी हो गए थे। दोस्तों सांप्रदायिक लापरवाही से आग लगातार हो रहे हैं, हादसों के बाद भी नहीं हो रहा है इंतजाम। तो दोस्तों किसी भी हादसे का सबसे अनिवार्य सबक यह होना चाहिए कि ऐसे इंतजाम किए जाए ताकि भविष्य में फिर उस तरह के हालात से बचा जा सके। दोस्तों मगर ऐसा लगता है कि सरकारों ने एक तरह से यह रिवायत बना ली है कि किसी भी हादसे में जब तक कई लोगों की जान न चली जाए, वह मुद्दा तूल न पकड़ ले, तब तक उसकी नींद नहीं खुलेगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार की रात को जैसा हादसा हुआ, अगर वह सरकार के लिए सिर्फ पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और जांच या कार्रवाई तक सीमित रहने का मामला बनकर अगर रह जाता है, तो यह एक तरह से अगले हादसे का इंतजार करने से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों गौरतलब है कि अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सक कक्ष यानी NICU में शुक्रवार की रात भीषण आग लग गई। दोस्तों जिसमें 10 नवजात की जलकर मौत हो गई। NICU वार्ड में जिस वक्त आग लगी तब उसमें 54 बच्चे भर्ती थे। दोस्तों मगर अस्पताल की आपात व्यवस्था लाचार पड़ी रही और कुछ अन्य लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई बच्चों को जान बचाई। अगर इन लोगों ने हिम्मत नहीं की होती तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बच्चे जिंदा बच पाते हैं। दोस्तों सरकार कह रही है कि त्रिस्तरीय जांच शुरू हो गई है। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जो भी कदम उठे तो वह ठोस रहे और हमेशा के लिए ठोस बनी रहे ताकि आगे से ऐसी घटना न हो पाए। दोस्तों आखिर ऐसी स्थिति कैसे बनी हुई थी कि अस्पताल के सबसे संवेदनशील कक्ष में भी इतने बड़े हादसे को रोका नहीं जा सका। दोस्तों अगर खबरों के मुताबिक झांसी के मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने बताया कि यह घटना अस्पताल के ऑक्सीजन कंसेंट्रेट में आग लगने की वजह से हुई है। दोस्तों साथ ही कारण के रूप में शॉर्ट सर्किट अग्नि सुरक्षा के नियमों को धक्का बताने और आग बुझाने वाले यंत्र पुराने होने की खबरें भी आई। अब रस्मी तौर पर इन सबकी त्रिस्तरीय जांच कराने की सरकारी घोषणा कर दी गई है। दोस्तों मृतक नवजातों के परिजनों को 5 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं गवाह हैं कि इस तरह की जांच के नतीजे जो आते हैं उसमें कोई ठोस दम नहीं रहता है और किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है इसका कोई अता पता नहीं रहता है कि किसके खिलाफ कार्रवाई होती है और उसके बाद ऐसे हादसों को पूरी तरह रोकने और बचाव के लिए भी क्या किया जाता है। दोस्तों यह जनता के सामने शायद ही कभी आ पाता है और मान लिया जाता है कि मुआवजा ऐसी लापरवाहियों का शिकार होकर किसी की मौत से उठे सवाल का जवाब है। दोस्तों ऐसे ही गोरखपुर में भी हुआ था बहुत बड़ा हादसा। ऐसा नहीं है कि इस तरह की यह कोई पहली घटना है। इससे पहले गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में सन 2017 में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के कारण 63 बच्चों की जान चली गई थी। दोस्तों इसी वर्ष मई में दिल्ली में एक अस्पताल में आग लगने से 7 नवजातों की मौत हो गई थी। दोस्तों जिन अस्पतालों में लोगों ने अपने बच्चे का इलाज कराने या जान बचाने की आस में लेकर पहुंचते हैं, वहां सिर्फ लापरवाही और दोस्तों बदइंतजामी और कुप्रबंधन की वजह से अगर ऐसे हादसा में लोगों की जान गंवानी पड़ती है तो इसके लिए कौन जवाबदेह है।
दोस्तों, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज को लेकर आरोप लगे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले फर्म ने आपूर्ति रोक दी थी। वो इसलिए क्योंकि अस्पताल प्रबंधन ने 69 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया था। दोस्तों, हालांकि सरकार ने इससे साफ इनकार किया, बताया कि बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस की वजह से हुई थी। दोस्तों, इसी तरह की से सरकार किसी न किसी बहाने से अपनी पल्ला झाड़ लेती है और बाकी जो भी कमी रहती है किसी न किसी अधिकारी के ऊपर ठोक कर सरकार अपने को अलग कर लेती है। आखिर दोस्तों, ऐसी लापरवाही कब तक हमारे देश में चलती रहेगी? आखिर हर इंसान को जीने का अधिकार है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा। बाकी दोस्तों, ऐसी घटना को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।